विनोद मंडल आज आप लोगों के सामने आकृति मूलक भाषाओं के अंतर्गत योगात्मक भाषाओं में प्रत्यय प्रधान अथवा अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। प्रत्यय प्रधान भाषा को अश्लिष्ट योगात्मक भाषा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एग्लूटिनेटिव या एग्लूटिनेटिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसमें बता दिया गया है पिछले वर्ग में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग रहता है, लेकिन वह योग जो है तिल तंडुलवत योग रहता है, साथ साथ दिखाई देने वाला योग रहता है। हम देखते हैं कि अनुशासन तो अनु है और शासन, अनुपसर्ग है और शासन मूल शब्द, अर्थ तत्व और यह संबंध तत्व। तो अनुशासन में अनु और शासन दोनों साथ साथ दिखाई देता है। उसी प्रकार से मोहकता में मोहक अर्थ तत्व है और ता संबंध तत्व है, तो यह जो है साथ साथ दिखाई देता है, बिल्कुल तिल और तंडुल की तरह। यह संयोग जो है, यह योग जो है स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए और अश्लिष्ट योगात्मक अर्थ तत्व और संबंध तत्व अश्लिष्ट होते हैं, लेकिन उनमें योगात्मकता होती है। अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन जुड़े भी रहते हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन जुड़े हुए भी। इसीलिए अश्लिष्ट योगात्मक या प्रत्यय प्रधान भाषाएं अंग्रेजी में एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस वर्ग की भाषाओं के मुख्य रूप से 6 भेद हुआ करते हैं। हमने जाना है पहला जो है वह पूर्व या पूरः या अग्र प्रत्यय प्रधान है, जिसमें प्रत्यय जो है शब्द के पहले लगता है और इसको प्रेफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस कहते हैं। उसके बाद मध्य योगात्मक प्रत्यय प्रधान भाषा, इनफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस इसको कहते हैं। मध्य कहें या अंतः कहें, बताया है एक ही अर्थ निकलता है और इसमें प्रत्यय जो है वह शब्द के बीच में लगता है। उसके बाद अंत प्रत्यय प्रधान या पश्य प्रत्यय प्रधान या फिर पर प्रत्यय प्रधान, पर बाद, पश्य पीछे, अंत अंत, जिसको सफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस भी कहते हैं।
ये 3 भेद हुए। और चौथा जो भेद बताया हमने पूर्व अंत प्रत्यय प्रधान। पहले भी लगता है प्रत्यय और अंत में भी लगता है प्रत्यय। और फिर उसके बाद जो है 5वीं भाषा वह सर्व प्रत्यय प्रधान। सर्व प्रत्यय प्रधान। सर्व प्रत्यय प्रधान भाषाएं वे होती हैं जिनमें सर्वत्र सब जगह, यानी आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी प्रत्यय लगता है। पहले प्रकार की भाषा है पूर्व प्रत्यय प्रधान, पहले प्रत्यय लगेगा। दूसरे प्रकार की भाषा है मध्य या अंतर प्रत्यय प्रधान, वहां शब्द के बीच में प्रत्यय लगेगा। तीसरे प्रकार की भाषा है अंत पश्च या पर प्रत्यय प्रधान, सफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस, उसमें अंत में प्रत्यय लगेगा। और पूर्वांत पहले भी लगेगा और अंत में भी लगेगा। चौथा और 5वां सर्व प्रत्यय प्रधान कि प्रत्यय सर्वत्र अर्थ समझना होगा, सब जगह। सर्व का अर्थ यहाँ जो है सर्वत्र है। सर्व का अर्थ जो है यहाँ सर्वत्र है। यह जो है देखने की आवश्यकता है, सब जगह। और सब जगह से मतलब है आदि में भी लगेगा, मध्य में भी लगेगा और अंत में भी लगेगा। जरूरी नहीं है, कहीं भी कभी भी प्रत्यय इस प्रकार से लग सकता है, इसीलिए इसको सर्व प्रत्यय प्रदान करते हैं। और छठा जो भेद वह जो है ईशत प्रत्यय प्रदान। ये पार्शियली एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस यह जो है हम कहते हैं। अब एक एक करके हम ये उदाहरण लेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले प्रकार की जो भाषा आती है इसमें प्रत्यय प्रधान भाषा में या अश्लिष्ट योगात्मक भाषा, वह है पूर्व या अग्र या पुरः प्रत्यय प्रधान। पिछले वर्ग में इसकी पूरी की पूरी व्याख्या जो है मैंने की है। और क्लास का यही अर्थ होता है कि हम क्रम से देखेंगे, तभी जो है बात समझ में आएगी और पूरी समझ में आएगी और पूरी तरह से समझ में आएगी। और इसको अंग्रेजी में प्रेफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस आप जानते हैं लिखना कहते हैं। इसमें जो है प्रत्यय जो है वह जो है पहले लगता। अब इसमें देखिए अफ्रीका की बांटू परिवार की काफिर और जुलू भाषाओं में
पूर्व प्रत्यय प्रधानता के उदाहरण मिलते हैं। अफ्रीका की बांटू परिवार की काफिर और जुलू भाषा पूर्व प्रत्यय प्रधानता के उदाहरण मिलते हैं। और अब देखिए काफिर भाषा का उदाहरण पहले देखिए। काफिर भाषा का उदाहरण पहले ले। इसमें कू जो है वह संप्रदान के लिए चिन्ह। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति लगती है के लिए। को भी भिक्षु को भिक्षा दो, तो भिक्षु को भिक्षा दो, को भिक्षा देने। संप्रदान कारक में समझना। और जहां लेने की प्रवृत्ति है तब वह कर्म कारक में गिना जाएगा। इस सूक्ष्म भेद को आपको समझना चाहिए। ब्राह्मण को गाय दो, तो को यहां संप्रदान कारक के लिए है को। और हल्कू को कर्ज दो, तो हल्कू को कर्ज दो, को यहां कर्म कारक है। कर्ज क्योंकि वापस लेना है। दान करने की यहां बात आती है। दानार्थे चतुर्थी, दान करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। तो को भी प्रत्यय लगा हुआ है, तो चतुर्थी संप्रदान ही समझें। और लेन देन के लिए तो उसमें को जो है, और इसको हम इस तरह से समझें। और ती, और ती का जो अर्थ है वह है हम। और फिर एक शब्द प्रत्यय है, शब्द है नी। नी माने ऊन। ये देखा हमने। अब इससे जो शब्द बनेगा कुति, ती हम, हमारे लिए, या हमको संप्रदान के अर्थ में हमको। जब आप जानते हैं कि संज्ञा के साथ हिंदी में विभक्ति अलग रहती है, लेकिन सर्वनाम के साथ विभक्ति जो है वह जुड़ जाती है। अगर राम को रहेगा, राम को, राम से, राम के लिए, लेकिन उसको, मुझको, मुझसे, मुझ में। तो देखिए कि सर्वनाम में विभक्तियां हिंदी में जुड़ी रहती हैं और संज्ञा में विभक्ति अलग रहती है। और हमारे लिए, हमको, और पुनी, उनके लिए या उनको। तो हमको और उनको वह संप्रदान कारक में समझना है, कर्म कारक में नहीं समझना। लिखा तो हुआ है हमको, उनको, लेकिन कर्म कारक के अर्थ में नहीं समझना है, संप्रदान कारक के अर्थ में समझना है। तो यह जो है
काफिर भाषा का उदाहरण हुआ। अफ्रीका के बांटू परिवार की काफिर भाषा, उसका उदाहरण जो है पूर्व प्रत्यय प्रधानता का है। और अब उसी परिवार की जुलू भाषा का उदाहरण लेते, जुलू भाषा का उदाहरण लेते। उसमें देखिए उमू जो है एक वचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, और अब जो है वह बहुवचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। और ये नतु जो है यह मनुष्य के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, मनुष्य के लिए, आदमी के लिए, लोग के लिए, मानव के लिए। तो अब देखिए, अब चूंकि यह जो है प्रत्यय है और यह जो है प्रत्यय है, तो आगे लगेगा। जैसे ये कुप्रत्यय संप्रदान का रखा, तो कुति और कुनी आगे लगा, पूर्व प्रत्यय प्रधानता, तो यह है। और इसमें देखिए कि उमुंतु, उमुंतु माने एक आदमी, और फिर इसी को अब से जोड़ देंगे, तो अवंतु कई आदमी, कई लोग, बहुत से आदमी, बहुत से लोग। और अब जो दूसरा उदाहरण देंगे वह जो है मध्य। मध्य या अंतः प्रत्यय प्रधान का उदाहरण लेंगे। और इसको अंग्रेजी में इनफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस भी कहते हैं। मध्य योगात्मक या अंतः योगात्मक प्रत्यय प्रधान भाषाएं और अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान मध्य योगात्मक और अंतः योगात्मक। तो इसको यह हम कहते हैं। यह भाषा जो है भारत में और हिंद महासागर के द्वीप जो है वहां और अफ्रीका के निकटवर्ती क्षेत्र से लेकर मेडागास्कर आदि के द्वीपों तक ये भाषाएं फैली हुई। भारत में हिंद महासागर के द्वीपों में, अफ्रीका के निकटवर्ती भागों में, और वहां से लेकर के मेडागास्कर आदि के द्वीपों तक ये भाषाएं जो हैं फैली हुई हैं। और इस भाषा में शब्द जो हुआ करते हैं वे दो अक्षरों के हुआ करते और उन्हीं दोनों अक्षरों के मध्य
प्रत्यय लगता है। शब्द दो अक्षरों के और उन्हीं दो अक्षरों के मध्य में प्रत्यय लगता है। तो भारत में मुंडा परिवार की संथाली भाषा है। उसमें मध्य योगात्मकता के उदाहरण मिलते हैं। देखिए, एक शब्द है मंझी, और मंझी का अर्थ होता है मुखिया। दूसरा शब्द है दल, और दल का अर्थ होता है मारना। मंझी मांझी, मंझी मुखिया, और दल मतलब मारना। और एक प जो है वह प्रत्यय, यह संबंध तत्व है। प प्रत्यय है, संबंध तत्व। मंझी अर्थ तत्व, दल अर्थ तत्व, और ये बहुवचन के लिए आता है। तो अब देखिए, बीच में मंझी के बीच में मंझी दो अक्षरों का यह शब्द है, और उसके बीच में यह प्रत्यय लगेगा, तो हो जाएगा ममपजी। ममपजी हो जाए। कई किताबों में आप देखेंगे कि मपंजी लिखा है, तो यह अशुद्ध है, ध्यान में रखना। मंझी है, अब बहुवचनवाची प्रत्यय बीच में आ गया तो ममपजी होगा, मपंजी नहीं हो सकता। तो ये, और ममपजी का अर्थ होगा मुखिया लोग, मुखिया लोग, मुखिया लोग, कई मुखिए। तो ये फिर उसी तरह से दल है, और बीच में प लग जाएगा तो क्या हो गया? दपल। दपल मतलब परस्पर मारना। आपस में मारा मारी करना। तो यह जो है हमने पूर्व योगात्मक भाषा को देखा है। अफ्रीका के बानपुर परिवार की काफिर और जुलू भाषा में, और मध्य योगात्मक भाषा के अंतर्गत बताया ये भाषाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। भारत में, हिंद महासागर के द्वीपों में, और अफ्रीका के निकटवर्ती क्षेत्रों से लेकर के मेडागास्कर के द्वीपों तक में ये भाषाएं फैली हुई हैं। और मुंडा वर्ग या मुंडा परिवार, मुंडा कुल की जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा किस कुल की है, किस परिवार की है? तो मुंडा कुल की भाषा, मुंडा परिवार की भाषा। और इसमें जो है यह मध्य योगात्मकता का लक्षण दिखाई देता है, यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। और तीसरा जो है वह अंत, अंत प्रत्यय प्रत्यय। तीसरा अंत या पश्च या पर, प्रत्यय प्रधान भाषा, या फिर सफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज आप जानते। और इसमें जो है
अंत में प्रत्यय लगाया जाता है, अंत में प्रत्यय। और द्रविड़ परिवार की कन्नड़ भाषा में अंत प्रत्यय योगात्मकता के लक्षण दिखाई दे। और फिर यूराल अल्टाइक परिवार की जो भाषा है तुर्की, उसमें जो है ये जो है लक्षण जो है दिखाई देते। आइए तुर्की के कुछ उदाहरण हम देखें। तुर्की यूराल अल्टाई परिवार की एक भाषा है और यह अरबी लिपि में नहीं लिखी जाती। इसने अक्षर जो हैं वे रोमन लिपि के ले लिए हैं और तुर्की में 29 अक्षर होते हैं, जिनमें कुछ अक्षर तो जैसा कि बताया तुर्की में 29 अक्षर होते हैं और रोमन लिपि से ही ये अक्षर लिए गए हैं और कुछ अक्षर जो है रोमन लिपि में ही किंचित परिवर्तन करके बनाए गए। 29 अक्षरों में 8 जो है वह स्वर और बाकी 21 जो हैं वे व्यंजन। यहाँ बताने का अर्थ यह है कि तुर्की जो है स्वर प्रधान और प्रत्यय प्रधान भाषा और स्वर की ही लय और स्वर के ही ताल पर प्रत्यय जो है नर्तन करते, नृत्य करते। स्वर बदला, प्रत्यय बदले और इसलिए इसको जो है स्वर प्रधान और प्रत्यय प्रधान भाषा कहा जाता है। यहाँ हम जो है 2 प्रकार के प्रत्ययों के विषय में बताएंगे और एक बहुवचन का प्रत्यय है लाल और दूसरा है ले। तो जहां आ रहे, तुर्की में यह आ कहा जाता है, या फिर आ ओ ऊ, इन चारों में से कोई एक रहे, अंत में रहे। और समझना यह है कि अंत में अगर कोई व्यंजन आता है उस व्यंजन के पहले देखना है कि इन चारों में से कौन आता है, तो वहां लार प्रत्यय लगेगा। और अगर ए है अंत में या ई है अंत में या ओ और उ, तो इन चारों में से कोई अंत में है या व्यंजन अंत में है
पहले देखेंगे कि जो कोई है तो वहाँ लेर प्रत्यय लगा। अब हम कुछ देखेंगे इन शब्दों को और बात करेंगे। बांखा, बांखा, बांखा मीन्स बैंक। चांता, बैग। अरबा, गाड़ी। उटू, आयरन, इस्त्री जिसको बोलते। कोपेक, कोपेक डॉग को बोलते, कुत्ते को बोलते। और खेदी बिल्ली को बोलते। मासा टेबल को बोलते, मेज को बोलते। और देखिए ऑरेंजी स्टूडेंट को बोलते, छात्र को बोलते। और मैन शिक्षक को बोलते, टीचर को। और अब देखिए कि ओजे खास, स्पेशल। यूजे ब्यूटीफुल, खूबसूरत, उसको बोलते। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। एव मतलब घर, एक मतलब सफिक्स प्रत्यय, एल मतलब हैंड। तो इस तरह से जानवर, राक्षस, मॉन्स्टर, हैवान, एनिमल, पशु तुर्की में। तो हम देखेंगे कि कहाँ कौन सा प्रत्यय लगेगा। बांखा बैंक, अंत में आ है तो आ है अंत में तो लाल लगेगा, बांखा लाल। चांता बैग और अंत में आ है इसी तरह से तो लाल लगेगा। अरबा, अरबा मीन्स कार, गाड़ी, तो अरबा लाल ये है। उट्टू आयरन, इस्त्री, तो यू यह है। तो यू जो है ये उसमें क्या लगेगा, लेर। उट्टू लेर। कॉपेट, तो कॉपेट डॉग, कुत्ता। तो देखिए यहाँ है के कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ये है ई। तो ई देखिए यानी ए बोलना है तुर्की में। वो अंग्रेजी का अभ्यास अभी के इसलिए उसी के अनुसार ई बोल देता हूं मैं, लेकिन है ये ए तुर्की। तो ई है तो लेर लगेगा, तो कोपेक लेर। उसी तरह से खेदी, खेदी लेर। बिल्लियां, मासा टेबल, मासाला, मेजें। ऑरेंजी विद्यार्थी, ऑरेंजी लेर, क्योंकि यह है ई है। औरतमैन, औरतमैन टीचर, शिक्षक। तो देखिए एन है तो उसके पहले देखेंगे ई है तो ए है जहां, औरतमैन लेर। ओजेल, एल, एल के पहले ए, ओजेल लेर। संयुक्त करके नहीं पढ़ेंगे तुर्की में, ओजेल लेर, ओजेल लेर नहीं पढ़ेंगे। गिउजेल, ई है उसी तरह से, तो गिउजेल लेर।
देखिए, इसका होता है खास, स्पेशल और यूजुअली। तो खास इसमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और बताना हो ओजेल, तो शी इज ब्यूटीफुल। सॉरी, ओजेल, शी इज स्पेशल। एंड और ये कहेंगे कि ओ यूजेल, तो शी इज ब्यूटीफुल। तो ये हम देखते हैं। और एव मतलब बताया घर, एवले ये भी है। तुर्की में ये वे है, वे, तो वे उसके पहले ए है, तो ए के अनुसार लेर, एवलेर, कई घर। एक उसी तरह से एक, तो एक लेर प्रत्यय का बहुवचन। एल मतलब हैंड, तो एल लेर हैंड्स। जानवर ए है, लार, जानवर लार। हैवान, हैवान लार। तो यह देखिए दिल है, दिल लैंग्वेज को तुर्की में दिल कहते हैं। तो ई है, तो दिल लेर, दिल्लेर, ये नहीं करेंगे संयुक्त करके, दिल्लेर। तो ये देखिए, तो दो प्रत्यय बताए मैंने बहुवचन के, लार और लेर। तुर्की में प्रत्ययों की भरमार है और कुछ अपवाद भी, अपवाद भी अभी आपने देखा है। लेकिन बहुवचन बनाने के लिए एक शब्द देखिए, आप देता हूं, नॉर्मल और मेशग्यूल। नॉर्मल ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, बिल्कुल कोमल है, नॉर्मल। और मेशग्यूल, तो सॉफ्ट जो है इसके कारण इस पर जोर पड़ता है, इसका उच्चारण ऊ नहीं होकर के यू जैसा उच्चारण हो जाता। और नॉर्मल, तो ए का उच्चारण, इसका उच्चारण आ नहीं होकर के ई जैसा उच्चारण हो जाता। आप देखिए ये दो अपवाद हैं, नॉर्मल या मेशग्यूल। तो ये, तो आप ये देख करके लाल लगा देंगे, लाल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये नॉर्मल, तो लेर लगाना पड़ेगा, ये अपवाद है। कभी भी नॉर्मल तो लार नहीं लगाना पड़ेगा। उसी तरह से मेशग्यूल, मेशग्यूल मतलब बीजी, व्यस्त। नॉर्मल तो वही है, समान। तो ये तालव्य स और यह दंत स भी है, से, शे। तो मेष लेर, क्योंकि इसको ये समझना है और इसको ये समझना, तो ये अपवाद होते हैं। तो ये बताया। और जैसे बेन, मैं, गुजेलिंग, बेन गुजेलिंग, मैं खूबसूरत हूं। और अगर बहुवचन बनाएंगे बीज, तो यह जो है ज़ेड में बदल जाएगा, यूजे लीज। ये देखिए, फिर सेन, तुम। तो सेन जो है ये हो जाएगा गुजेल सीन। और इसका बहुवचन सीज हम करेंगे, ये आप, ये प्लूरल है और पोलाइट है, सीज आप। ये सेन जो है सिंगुलर है
और पोलाइट नहीं, तुम या तू जिसको कहते। तो अब ये देखिए, यूजेज सीन, देखिए सीन लग गया और सीन है ही, फिर ये लग गया प्रत्यय। तो प्रत्यय देखिए बड़ा होता जाता है। गुजेलिन, गुजेलिस, गुजेलसिन, गुजेलसिनिस, ओ गुजेल, वह खूबसूरत है सिंगुलर में, लेकिन वे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करेंगे तो ग्यूजेल लेर करना पड़ेगा। तो यह आप देखिए, तो एम जो है यह सफिक्स है, जेड सफिक्स है, सीन सफिक्स है, सीनिज सफिक्स है, हाँ, और ये ले बहुवचन का सफिक्स है। तो ये सफिक्स को हमने तुर्की में देखा है। एक प्रत्यय और उसकी चर्चा करूंगा और फिर इस तुर्की को क्वेश्चन सफिक्स जो होते हैं। तो आप देखिए, ए या आई, ए आ या आ है तो क्वेश्चन सफिक्स यह होगा, और इनमें से कोई एक है क्वेश्चन सफिक्स मी, क्वेश्चन सफिक्स मू, और ओ है और ऊ है तो क्वेश्चन सफिक्स मियो, मिल। तो आप देखिए यही 8 स्वर है तुर्की में, और इसके ही अनुसार सफिक्स लगते हैं। जैसे आप देखिए, बू चांता पहल, और यह बैग महंगा है, यह बैग महंगा है, बू चांता पहल। तो क्या यह बैग महंगा है? तो ई है। अब ई देखिए, सॉरी यहाँ आ है, आ ही पहल में आ, ये बू चांता पहल क्वेश्चन बनाएंगे तो पहल म, और क्या यह बैग महंगा है? अब हमने पढ़ा है ओ गुजेल, तो यहां देखिए ई है, तो ई है तो मी, क्या वह खूबसूरत है? ओ गुजेल मी, क्या वह खूबसूरत है? आप देखिए, तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसका आंसर जो होगा 2 तरह से हो सकता है। एवेत ओ गुजेल, एवेत मीन्स हाँ, हाँ वह खूबसूरत है, नहीं कहना होगा तो हाय। ओ गुजेल और देल लगाना पड़ेगा, नहीं वह खूबसूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये क्वेश्चन सफिक्स हैं, और उसी के अनुसार लगते हैं। जैसे बू, उटू, पहल। तो क्या यह आयरन महंगा है? इसके अनुसार यही लगेगा। तो ये हमने देखा है। ये मा, मी, मू, मू, ये सभी क्वेश्चन सफिक्स हैं और इसके अनुसार
लगते हैं। ये हमने तुर्की में देखा है। और अब चौथा जो है पूर्व अंत है। पहले भी प्रत्यय लगता है और अंत में भी प्रत्यय लगता है। पूर्व अंत मैंने बताया है द्वंद्व समास करके लिखना है, संधि करके नहीं लिखना है, अर्थ का झमेला हो जाता है। बिल्कुल पहले के वर्ग में साफ कर दिया था मैंने। पूर्व अंत युगात्मक या पूर्व अंत प्रत्यय प्रधान, और इसको आप कर सकते हैं प्रीफिक्स सफिक्स एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज, तो ये कर सकते हैं। प्रत्यय पहले भी लगता है और अंत में भी लगता है। तो न्यू गिनी की मफोर भाषा है, न्यू गिनी की मफोर भाषा, कहीं कहीं कौन लिखा रहता है मकोर, तो पूरा लिखेंगे मफोर भाषा। कहीं कहीं का लिखा हुआ रहता है पुस्तक में, तो मकोर नहीं है, वह मफोर ही है, शुद्ध मफोर। न्यू गिनी के मफोर भाषा में ये पूर्व और अंत प्रत्यय योगात्मकता के दर्शन होते हैं। उसमें देखिए नफ का अर्थ होता है सुनना, और ज मनफ ऊ, ये देखिए मनफ के पहले भी प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय जो कहिए, और मनफ के बाद भी प्रत्यय। ज मनफ ऊ, मैं सुनता हूं तेरी बात या तुमको, मैं सुनता हूं तुमको, या मैं सुनता हूं तेरी बात, जो भी करना हो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो यह बताया। और पांचवा भेद जो है सर्वयोगात्मक भाषा। और सफिक्सेस एग्लूटिनेटिव, ये जो है, और एग्लूटिनेटिव आप कर सकते हैं। सर्वयोगात्मक भाषा, सर्व से मतलब यहां सर्वत्र से है, सब जगह। और सब जगह कहां कहां आपने देखा है? आदि में या पूर्व में, पूर्व, अग्र, मध्य में और अंत। तो आदि मध्य अंत, कहीं भी सब जगह इसमें जो है प्रत्यय लग सकते हैं। और देखिए इसमें जो मलायन या मलयन भाषा, मलेशिया की भाषा, तो उसमें जो है सर्व योगात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं, ये मिलते हैं। और जो है
उसके बाद जो है ईशत, छठा भेद जो है वो ईशत प्रत्यय प्रधान या योगात्मक भाषा। ईशत प्रत्यय प्रधान या योगात्मक भाषा जो है, तो इसमें ईशत जो है वह थोड़ा, ईशत मतलब थोड़ा है ना, प्रत्यय प्रधानता होती है। ईशत मतलब थोड़ा। ईशत का अर्थ थोड़ा होता है, किंचित होता है, कुछ होता है। ईशत प्रत्यय प्रधान, इसको आंशिक प्रत्यय प्रधान भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको पार्शियली एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस कहते हैं। सर्वयोगात्मक भाषाओं की प्रकृति क्या होती है, लक्षण क्या होता है कि यह भाषा जो है पर प्रत्यय प्रधानता के साथ साथ व्यास की ओर भी अपना झुकाव प्रदर्शित करती है। तो कभी विभक्ति की ओर अपना जो है झुकाव प्रदर्शित करती है, तो कभी समास की ओर भी अपना झुकाव प्रदर्शित करती है। क्योंकि यह ईशत प्रत्यय प्रधान है, तो आप देखेंगे कि प्रत्यय जो है पीछे लगती है, पर प्रत्यय योगात्मक भाषा मुख्य रूप से पर प्रत्यय योगात्मक या पश्च पीछे प्रत्यय लगते, तो पर प्रत्यय योगात्मकता के साथ साथ ईशत प्रत्यय प्रधान भाषाएं जो हैं वो व्यास की ओर भी अपना झुकाव प्रदर्शित करती हैं, विभक्ति की ओर भी अपना झुकाव प्रदर्शित करती हैं, और कभी कभी समास की ओर भी अपना झुकाव प्रदर्शित करती हैं। और यह भाषा जो है, इस कारण से इसकी स्थिति जो है, देखिए सर्वयोगात्मक भाषा की, वह योगात्मक और अयोगात्मक भाषा के बीच झूलती रहती है, ऐसी प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। इसमें योग भी होता है, पर प्रत्यय का योग भी होता है और अयोग भी होता है। ये व्यास की ओर, विभक्ति की ओर, समास की ओर झुकाव के कारण वो जो है उधर से थोड़ी दूर हटती चली जाती है। इसमें देखिए जापानी भाषा आती है, काकेशी भाषा आती है, हौसा आती है, बास परिवार की भाषाएं आती हैं, और न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की भी भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। हम देखेंगे कि जापानी और काकेशी भाषा जो है उसका झुकाव विभक्ति की ओर होता है। ये दोनों भाषाएं विभक्ति की ओर झुकी हुई होती हैं। हाउसा जो है उसका झुकाव व्यास की ओर होता है। बास के परिवार की भाषाओं का झुकाव जो है वह समास की ओर होता है। और बताया कि न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की भाषाएं भी इसी आंशिक या ईशत या पार्शियली एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने क्या किया है कि योगात्मक भाषाओं और उसके पहले अयोगात्मक भाषाओं, तो आकृति मूलक परिवार की भाषाओं का पूरी
तरह से अध्ययन किया है और अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अब इस वर्गीकरण की उपयोगिता या महत्ता पर संक्षेप में विचार कर लें। तारापुरवाला भाषा विज्ञानी तारापुरवाला और बाबू श्याम सुंदर दास भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण को उपयोगी और महत्वपूर्ण मानते हैं, और बाकी भाषा विज्ञानी जो है भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण को उपयोगी और महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? इसके कुछ कारण हैं। एक तो संसार की सभी भाषाओं को 4 वर्गों में बांट करके देखना इन्हें जो है उचित नहीं लगता है, बिल्कुल ही अनुचित लगता है। एक दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी भाषा पूरी तरह से न तो अयोगात्मक और न ही योगात्मक। योगात्मक में भी कोई भाषा पूरी तरह से न विभक्ति प्रधान है, न पूरी तरह से समास प्रधान है, न कोई पूरी तरह से प्रत्यय प्रधान। कुछ प्रवृत्ति सब में दिखाई देती है। तो इस तरह से यह वर्गीकरण जो है बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी वर्गीकरण नहीं है। संस्कृत भाषा में सभी समास प्रधानता के लक्षण, विभक्ति प्रधानता के लक्षण और प्रत्यय प्रधानता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यह हमने देखा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कुछ भाषाओं को लेकर के इस तरह का वर्गीकरण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भाषाओं का अध्ययन हो जाए और तब हो सकता है कि इस प्रकार का अध्ययन जो है वह महत्वपूर्ण हो। और एक मिनट, हिंदी किस वर्ग में आता? हिंदी जाहिर है हिंदी योगात्मक वर्ग में आती है और विभक्ति प्रधान भाषा के अंतर्गत आती है या श्लिष्ट योगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। ये दो। और फिर ध्यान से देखिए, योगात्मक भाषा में नहीं आती है हिंदी, योगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। और योगात्मक भाषा में प्रत्यय प्रधान के अंतर्गत नहीं आती है, समास प्रधान के अंतर्गत नहीं आती है और अश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत नहीं आती है और प्रश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो विभक्ति प्रधान भाषा के अंतर्गत या श्लिष्ट प्रधान भाषा के अंतर्गत आती है। और यह अब इसमें जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी में अरबी आती है, संयोगात्मक में और योगात्मक में हिब्रू आती है, तो इसमें नहीं आती है। फिर यह किस में आती है? तो बहिर्मुखी में आती है। और बहिर्मुखी में संयोगात्मक भाषा में संस्कृत आती है, तो यह भी योगात्मक भाषा में आती है। तो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, हिंदी योगात्मक, विभक्ति प्रधान या श्लिष्ट योगात्मक, बहिर्मुखी और वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। और आजकल की जितनी भी आधुनिक भाषाएं, जापानी है, फ्रेंच है, जर्मन है और पंजाबी है, बंगला है, मराठी है, गुजराती है, आदि भाषाएं जो हैं हिंदी की तरह योगात्मक
विभक्ति प्रधान, बहिर्मुखी और वियोगात्मक भाषा वर्ग में आती हैं। यह ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।